हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यूनिट 5 यूजी नेट जेआरएफ एग्जाम और इसके लिए हम इंटरनेशनल रिलेशन जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला यूनिट है उसे हम पढ़ रहे हैं। और इसमें 6 वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी हैं, 7वीं वीडियो है। और इससे पहले की भी जरूर आप वीडियो देख ले जिससे आपको समझ में आए। और थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कराने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी कवर करा दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड होती है पॉलिटिकल साइंस की उसे भी जरूर देखें, क्वेश्चन आंसर की वीडियो। और मैं फिर प्रैक्टिस सेट भी कराना स्टार्ट करूँ, ठीक है, जिससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, जो टॉपिक अगर छूट भी जाता है कुछ तो। ठीक है, चलिए। नव यथार्थवाद संरचनात्मक यथार्थवाद। संरचनात्मक यथार्थ के प्रतिपादक कौन है? केनिथ वाल्टेज हैं। और इनकी रचना थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है 1979। और इनकी दूसरी रचना है मैन द स्टेट ऑफ वार 1959 है। ठीक है, तो संरचनात्मक यथार्थवाद केनेथ वाल्टेज द्वारा वर्ष 1970 के दशक में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत को मिलाकर किया है। दूसरे शब्दों में यथार्थवाद का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर करते हैं। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संरचना की प्रकृति को विश्लेषित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रचना अराजकता पूर्ण है। क्या कहा उन्होंने? कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो रचना है वो क्या है? अराजकता पूर्ण है। ठीक है, अराजकता पूर्ण का आशय यानी इसका मतलब हिंसात्मक या ध्वंसात्मक व्यवस्था में नहीं है, यानी हिंसा करना या ध्वंसात्मक व्यवस्था में नहीं है, अपितु अराजकता पूर्ण व्यवस्था का आशय उस मान्यता से है जिसमें राष्ट्र राज्यों का जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। यानी जो राष्ट्र राज्य हैं, अराजकतापूर्ण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो राष्ट्र राज्य हैं उनका जो भी बिहेवियर है, उनके जो व्यवहार हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए, लगाम लगाने के लिए कोई भी केंद्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। ठीक है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, अतः केनेथ वाल्टज की कल्पना हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के अत्यंत समीप है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? केनेथ वाल्टज की जो कल्पना है, जो वो सोच रहे हैं, वो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है उसके समीप है, उसके नजदीक है, क्योंकि निरंतर संघर्ष की जो की अवस्था थी। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था हॉब्स की कैसी थी? निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। और इस प्राकृतिक अवस्था में मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रित करने के लिए किसी केंद्रीय संस्था का अभाव था। यानी कोई भी मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई ऐसी सत्ता नहीं, संस्था नहीं थी जो केंद्रीय इसके व्यवहार को नियंत्रित कर पाए। अतः केनेथ वाल्टज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। यानी किसके लिए संघर्ष मानते हैं? शक्ति के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय जो हित है वही केंद्रीय होते हैं। और इस राष्ट्रीय हित का मूलभूत, ठीक है, जो बिंदु यानी केंद्रीय बिंदु है वो है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा है, देशों की सुरक्षा है। और इसीलिए वाल्टज के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक, यानी राज्य लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, उसका स्वरूप जो है। और यह भी मूल प्रश्न नहीं है कि कोई राष्ट्र विशेष शक्तिशाली है या अशक्त है, यानी ये भी मूल प्रश्न नहीं है। एक तरफ तो ये भी मूल प्रश्न नहीं है कि लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है, यानी लोकतंत्र है या वहां पे राजतंत्र है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये भी महत्वपूर्ण है कि राज्य जैसे बहुत शक्तिशाली है, जैसे अमेरिका है बहुत शक्तिशाली है, रूस है शक्तिशाली है, या कमजोर देश भी है। तो राष्ट्र शक्तिशाली है, अशक्त है, उसका ध्यान, मुख्य ध्यान अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना की ओर था। और इस संरचना के आधार पर उन्होंने राष्ट्र राज्य को व्यवहारों का क्या किया? उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया।
और उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह संरचना अराजकतापूर्ण है तथा वह भी यथार्थवादी है, यथार्थवादी विचारक है। और ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना जो है वो अराजकतापूर्ण है, इन सब आधारों को मानकर। इसीलिए स्वाभाविक रूप में इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। यानी नैतिकता के बजाय, कानून के बजाय ये किससे प्रेरित है? राष्ट्रीय जो हित है उससे प्रेरित है। लेकिन मार्गेंथाउ की भांति उन्होंने शक्ति को साध्य और साधन नहीं माना है, अपितु शक्ति को साधन और राष्ट्रीय सुरक्षा को उन्होंने क्या कहा? साध्य कहा। यानी उन्होंने शक्ति को साधन माना है, किसने? मार्गेंथाउ ने। और राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या कहा है? साध्य कहा है। और उन्होंने मानव स्वभाव के विश्लेषण के बजाय बजाय अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण संरचनात्मक के आधार पर किया है, किसने? मार्गेंथाउ। यानी मानव व्यवहार का नहीं, मानव ह्यूमन बिहेवियर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उन्होंने विश्लेषण, एनालिसिस संरचनात्मक आधार पर किया। नव यथार्थवाद की मूल मान्यताएं। व्यवहारवादी क्रांति में व्यवस्था उपागम में से प्रभावित होती है, उपागम से प्रभावित है। दूसरा पॉइंट है यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक रूप में किया। नव यथार्थवाद की जो मूल मान्यताएं हैं उन्होंने वस्तुनिष्ठ रूप से किया और वैज्ञानिक रूप से किया। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया है और इनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण होती है। इनकी नव यथार्थवाद की मूल मान्यताएं। नव यथार्थवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति कई तत्वों के मिलने से बनती है, इसलिए शक्ति का अभिप्राय मूलतः सैन्य शक्ति नहीं है जैसा कि परंपरागत यथार्थवादियों ने माना है। ठीक है, नव यथार्थवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति कई तत्वों को मिलने से बनती है, इसलिए शक्ति का अभिप्राय जो उसका अर्थ मतलब क्या है कि वह उसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सैन्य शक्ति है जैसा कि परंपरागत जो यथार्थवादी वो मानते हैं। नव यथार्थवादी जो है उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का व्यवहार जो है प्रक्रियात्मक रूप से समान होता है, वह छोटे व बड़े दोनों राज्य, चाहे छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करने का के लिए कार्य करते हैं। छोटा राज्य हो तो भी अपनी शक्ति अर्जित करना चाहता है, क्योंकि छोटा राज्य है तो उसे हर जो शक्तिशाली राज्य है वो अपने क्या करेगा? अपने देश में मिलाने की कोशिश करता है, उस पर अधिकार करना चाहता है। तो इन सब वजह से वो भी अपने आप को क्या करना चाहता है? शक्तिशाली बनाना चाहता है, कोई भी देश हो। तो मशाइमर ने के नव यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवादी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001। ठीक है, जॉन मशाइमर, इनकी महत्वपूर्ण रचना है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, प्रसिद्ध रचना है। और इन्हें जो है मशाइमर के नव यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवादी इन्हें कहा जाता है, आक्रामक। ठीक है, मस्टन डूनो ने रक्षात्मक यथार्थवाद की मान्यता का विकास किया। किसका? रक्षात्मक यथार्थवाद का विकास किया। और नए यथार्थवाद की मान्यताओं का खंडन नहीं करता, यानी जो यथार्थवाद की मान्यता है नव यथार्थवाद जो है उसका खंडन नहीं करता है, बल्कि विश्लेषण करता है और विश्लेषण करके तरीके जो है उसके उसमें बदलाव करता है। ठीक है, यानी उसको खंडन तो नहीं करता है पूरी तरीके से कि सब बेकार है, खंडन कर दिया जाए, लेकिन उसका पहले विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है और उसके बाद उसके तरीके जो है उसको बदलता है। ठीक है, उसमें बदलाव लाता है। नव यथार्थवादी का अस्थायित्व का सिद्धांत। मसाइमर ने केनेथ वोल्टेज के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी, क्योंकि वोल्टेज के अनुसार प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक क्या करना है? वृद्धि करना है। वोल्टेज कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र या राज्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। और वोल्टेज के अनुसार राज्य के द्वारा अत्यधिक शक्ति संचय के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अनिश्चितता वृद्धि हुई। यानी अधिक से अधिक शक्ति का संचय करना चाहते हैं, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसकी जो अनिश्चितता है उसमें क्या हुई है? धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती रही है।
मशाइमर के अनुसार राज्य का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना है। मशाइमर कहते हैं कि जो राज्य का मूल उद्देश्य है वह क्या करना चाहता है, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है। और इसीलिए मशाइमर के यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवाद भी कहा जाता है। ठीक है। और नव यथार्थवाद या शास्त्रीय यथार्थवाद के मध्य विश्लेषण की इकाई जो है वो अलग है, भिन्न है, परंतु दोनों अनेक बिंदुओं पर समान भी हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। अब हम इसके बाद शास्त्रीय यथार्थवाद ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति का संघर्ष है। किसका संघर्ष है? शक्ति का संघर्ष है। और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति एवं सुरक्षा बनाए रखना राज्य का क्या है, मूल उद्देश्य है, तथा दोनों अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति राजनीति एवं संघर्ष राजनीति के रूप में चित्रित करते हैं। और मसाइमर जैसे नव यथार्थवादी विचारक जो हैं, अमेरिका द्वारा जो इराक में किए गए हस्तक्षेप था उसका वो समर्थन नहीं करते हैं ये। ठीक है। 1990 में जैसा कि बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इतनी चीजें कवर करी और आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल रही तो जरूर प्लीज कमेंट जरूर किया करिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।